सिद्धार्थ जी, अब मैं जरा आपसे एक दो चीज़ें पूछ लूँ, क्योंकि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये बहुत सीधे सीधे नहीं है। अगर ऑन द फेस ऑफ इट देखिए तो भारत की सऊदी अरेबिया से बड़ी दोस्ती, भाई मोदी जी बहुत आते जाते हैं। सऊदी अरेबिया की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पाकिस्तान के साथ। अमेरिका का पाकिस्तान भाई सबसे खास पुराना दोस्त, अगर अगर दोस्ती की बात करिए तो ज़्यादा लंबी दोस्ती पाकिस्तान के साथ है। आज की तारीख में जो ट्रीटमेंट वो पाकिस्तान के नेतृत्व और नेता को और उनके जनरल साहब को देते हैं, वो तो हमारे यहाँ नहीं देते हैं। हमारे यहाँ तो हंसी उड़ाते हैं हमारे नेतृत्व की, ये भी सबके सामने है। ये जो एक स्ट्रैटेजी बनी है, मुझे मालूम नहीं क्यों ये है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे अमेरिका का भी हाथ है। वो अब चीन के अगेंस्ट खुद खड़ा करने के कोई चक्कर में है, स्ट्रैटेजिक है, वो मेरी समझ के बाहर है, आप उसको अगर डिसाइफर कर सकें। लेकिन मैं अपने दर्शकों को एक छोटी सी एक वो है वो दिखा दूं, उससे कुछ क्लैरिटी हो जाएगी कि ये कौन से देश हैं और कितने बड़े और क्या हैं। सऊदी अरेबिया की कुल पॉपुलेशन 3,37,00,000 है और उनका जो जीडीपी है वो कुल, ये सब डॉलर में है, इसलिए मैं उसको समय की वो था, मैंने एक 1.38 ट्रिलियन डॉलर, 1.38 ट्रिलियन डॉलर। एरिया जो उसके पास है 21,49,00,000 स्क्वायर किलोमीटर। टर्की 8 करोड़ की पॉपुलेशन, 8.6 करोड़ की पॉपुलेशन। उनका जो जीडीपी नॉमिनल है 1.64 ट्रिलियन। एरिया 7.83 लाख स्क्वायर किलोमीटर। पाकिस्तान 24 करोड़ 14 लाख की पॉपुलेशन और जो टोटल जीडीपी है वो 0.40 ट्रिलियन ही है। बहुत गरीब देश है, बहुत ही गरीब देश है। एरिया 8.81 लाख स्क्वायर किलोमीटर। जो टोटल है इन तीनों का मिलके 36 करोड़ 11 लाख की पॉपुलेशन। जीडीपी कुल मिला के 3.42 ट्रिलियन। जो एरिया है वो 38.13 लाख स्क्वायर किलोमीटर। और मैंने नीचे भारत का इसलिए दे दिया है कि वो थोड़ा अंदाज हो जाए कि हम किस फॉर्मेशन के अगेंस्ट हम खड़े हुए हैं। आज हमारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप किसी के साथ नहीं है, हम तनहा खड़े हैं। हमने अपने संबंध जो हमारे एक समय में रूस के साथ बहुत अच्छे थे, वो अमेरिका के कहने पे ना हमने उसको ख़राब किया, बल्कि अब अमेरिका उसकी वजह से हमें पेनल्टी फिर लगा रहा है कि $100 और ये वो रोज़ लगातार हमारे साथ ये कर रहा है। सिद्धार्थ जी, इसको कुछ डिसाइफर कर सकते हैं, क्योंकि आपको कहीं लग रहा है कि भारत विदेश नीति तो फेल थी, लेकिन आज की तारीख में आप आइसोलेट भी होते जा रहे हैं। बगल में एक बड़ा वो बन जा रहा है, पाकिस्तान इन तीनों को पकड़ लिया है, चीन रूस को पकड़ा हुआ है, नेपाल से हमारे संबंध नहीं, वो नेपाल और चाइना के संबंध अच्छे हो गए हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना को हम अपने यहाँ रखे हैं, किस हैसियत से रखे हैं वो अभी तक नहीं बता रहे हैं। वो पॉलिटिकल असाइलम में वो किस लिए हैं, किस हैसियत से नहीं बता रहे हैं। उनको हम यहाँ पे एक पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने देते हैं, वो यहाँ से अपने लोगों को संबोधित करती हैं, जिसकी वजह से जो करंट नेतृत्व है उसको बिल्कुल बुरा लगता है। वो कई बार इस सब चीज़ों को मना किया। इस जो ये कल हुआ है इस स्ट्रैटेजी, इसको आप कैसे डिसाइफर करेंगे जरा, मतलब आप कैसे देखते हैं ये जरा बताइए सिद्धार्थ जी। मेरे ख्याल से व्यासपीठ से जयनारायण जी ने इस चीज को बहुत अच्छे से संकेतों में समझा दिया है। तो उसी चीज को मैं सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। एक छोटा छोटा सा मुहावरा है सर, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के हुए। जब आप अपने आप को बहुत ज्यादा विश्वगुरु कहेंगे तो आपका देखा देखी ट्रंप बोलेगा कि हम क्यों इस नारे में पीछे पड़े भाई, उसने एक बोल दिया मागा हम हैं, हम मतलब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मतलब एक म्यान में आप दो तलवार आ गया। तो जब एक म्यान में दो तलवार आ गया, फिर पाकिस्तान कहेगा कि हम काहे पीछे रहे भाई, हम भी मोहल्ला के गुरु बन जाते हैं। मुझे ये बताइए, जब भाजपा का पूरा इकोसिस्टम ये बताता है कि भारत की, हिंदुस्तान की संस्कृति, कभी आज तक हमने किसी दूसरे के ऊपर हमला नहीं किया, तब जब आप हमला ही नहीं करते हो तो आपकी भाषा में इतनी आक्रामकता काहे के लिए? जब आपको कुश्ती लड़ना ही नहीं है तो अखाड़े के बाहर जाके ताल क्यों ठोक रहे हो? आप ताल ठोकोगे तो सब कोई पहलवान आ जाएगा, ऐसा ही आपको पटक के निकल जाएगा। क्या चीन छोटा देश है? वो तो कभी ताल ठोकता नहीं है। रशिया छोटा देश है, वो तो कभी ताल ठोकते हुए देखा नहीं है। कनाडा कोई छोटा देश है, जर्मनी छोटा देश है, फ्रांस छोटा देश है, ये सब कोई ताल ठोकते नहीं है। मतलब इसका मतलब यह है कि हमको ये समझना है कि हम लोगों के यहाँ शास्त्रों में कहा गया यद भावम तद भवति,
रज्जू सर्प न्याय कहा जाता है। आप अगर रस्सी को सांप मानने लगिएगा तो आपको वो भले रस्सी रहे लेकिन आपके वो सांप बन जाता है। मुझे बताइए, तीन तरफ पानी से भारत भारत एक ऐसा भारत देश नहीं है, भारत एक महादेश है, उपमहाद्वीप कहा जाता है। तीन तरफ पानी से आप सुरक्षित हैं और अपने आप की आप तुलना करते हैं मणिपुर जितने बड़े इजराइल के साथ। मतलब आप सोचिए आप कैसे बड़े भ्रम में आप अपने आप को डालिए। तो इतने बड़े भ्रम में आप अगर जाएंगे तो कहीं ना कहीं इसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको घाटा तो होगा। लेकिन ये जो घाटा होगा, ये क्या घाटा होगा ये बता रहे हैं। ये जो आपको सऊदी अरब के ऊपर सऊदी अरब की बात कर रहे हैं, तो ये ध्यान में हमें रखना है कि आप ये डाटा बता रहे थे उसमें अच्छी अच्छी बात है। इसमें एक डाटा ये भी बताता है, वो शायद आपके पास चार्ट होगा, अगर होगा तो आपका बैकएंड टीम दिखा सकता है, नहीं भी दिखाएगा तो मैं बता देता हूँ। इस युद्ध में ईरान ने करीब करीब 16-17 देशों के ऊपर हमले किए हैं। सबसे ज्यादा उसने हमले का मतलब मिसाइल ड्रोन वगैरह से। तीसरा सबसे बड़ा हमला उसने किया, 500 से ज्यादा हमले उसने सऊदी अरब के ऊपर किए हैं और सऊदी अरब पर करीब करीब $450 मिलियन का उसने घाटा दिया है। मतलब इतना उनको हानि पहुंचाई है। दूसरी तरफ इस डील में जो तुर्की है और पाकिस्तान है, इसके ऊपर ईरान ने कोई हमला नहीं किया। इस पूरे युद्ध में ईरान ने हमला नहीं किया। तो हमको आश्चर्य हो रहा है कि ये सऊदी के साथ ये तीनों मिल क्यों रहे हैं। तो सबसे पहली बात, इसमें सऊदी नहीं मिल रहा है, सऊदी का राजवंश मिल रहा है। सऊदी अरब एक ऐसा देश है जहां पर लोकतंत्र नहीं है, वहां की राजशाही है और राजशाही ही निर्णय लेती है। तो ये ईरान युद्ध में हो ये गया, छिन्न भिन्न हो गया। इनका जो ओआईसी नाम का देश है, जीसीसी नाम का जो टीम था, ये पूरी की पूरी टीम अब छिन्न भिन्न हो गई है। हमें पता है जीसीसी का देश होते हुए अभी ओमान ईरान के साथ बात कर रहा है कि हम हॉर्मुज को आधा आधा हम बांट लेंगे। कतर कह रहा है ईरान को कि हम तुमको इतना पैसा दे देंगे, भैया हर जाना, तुम हमारे ऊपर बम मारना बंद कर दो। तो ये एक ऐसा ईरान ने रायता फैलाया है कि वो जो जीसीसी के देश हैं वो छितर गए हैं, छोटे छोटे देश छितर गए हैं। अब सऊदी अरब के लिए एक समस्या आ गई है। तो मूल समस्या क्या है, ध्यान में ये रखिए। तुर्की जो है वो देश ऐसा देश है जो कि आधा यूरोप में भी है और आधा एशिया में भी है। इस्तांबुल शहर जो है वो एक शहर आधा एशिया में है और आधा यूरोप में है। मतलब इस मामले में तुर्की हमेशा ही पुराना डबल गेम खेलने का वो खिलाड़ी है और पुराना खिलाड़ी है। तो तुर्की इस जंग का फायदा उठा के खुद को एक बेहद जरूरी रीजनल पंच के रूप में मजबूत कर रहा है। वो पूरे इलाके को पूरी तरह तबाह होने से बचने के लिए एक तरफ तो ईरान के साथ लगातार सिक्योरिटी की बातचीत कर रहा है, दूसरा साथ साथ अपनी तेजी से उसके बढ़ते हुए मिलिट्री बिजनेस को अरब के खाड़ी के देशों को भी बेच रहा है। तीसरा सबसे मजेदार बात है, तुर्की नेटो का देश होते हुए भी इस ईरान युद्ध में अमेरिका के एक भी हवाई जहाज को अपने एयर स्पेस में घुसने नहीं दिया। मतलब वो ईरान के साथ भी है, दूसरे तरफ वो नेटो में अमेरिका के साथ भी है। तो इसका थोड़ा सा आप पूछ रहे थे कि इसको डिकोड कैसे किया जाए। भौतिक असर देखेंगे, इस्लाम का जो भौगोलिक प्रभाव देखिए, तो मक्का मदीना होने के चलते सऊदी अरब उसका एपिसेंटर है। पश्चिम में आप जाइए तो तुर्की अंतिम इस्लामिक बहुल देश है, उसके बाद यूरोप के ईसाई देश शुरू हो जाते हैं। आप अगर पूर्व में आइए तो पाकिस्तान अंतिम है, उसके बाद हिंदू भारत आ जाता है, फिर बौद्ध दक्षिण एशिया शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि 19 और ये ध्यान में रखिएगा 1991 में कुवैत का जो जंग हुआ था उसके बाद इस क्षेत्र की सुरक्षा अमेरिका के हाथ में थी। इस भूभाग में आज की तारीख में भी अमेरिका के 2.5 लाख सैनिक रहते हैं और 500 से ज्यादा सैनिक ठिकाने, ये जो मैंने आपको भौगोलिक क्षेत्र बताया, इसके अंदर अमेरिका के आज की तारीख में रहते हैं। हुआ ये कि ट्रंप साहब जब से पिछले साल सत्ता में आए, उन्होंने एक अलग निर्णय ले लिया। उन्होंने ईरान युद्ध होने से पहले ही ट्रंप ने कह दिया कि उनकी योजना में देशों के ऊपर हमला तो है, पर कहीं कब्जा करके खर्चा करना उनकी योजना से बाहर है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मैं हमला तो करूंगा लेकिन वहां पर बैठने का काम अब नहीं करूंगा। ईरान युद्ध में यह साबित भी हो गया कि जिन देशों पर ईरान जैसा अकेला देश हमला कर रहा था तो अमेरिका उसको बचा भी नहीं पा रहा था। 3000 हमले ईरान ने किए हैं, छोटे बड़े मिसाइल ड्रोन वगैरह के, यूएई के क्या कहते हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात के ऊपर। 1000 से ज्यादा हमले उसने कुवैत पर किए, 500 से ज्यादा हमले उसने सऊदी अरब पर किए हैं। और ये सब के बीच में अमेरिका वहां का दादा है, लेकिन अमेरिका इन सबको नहीं बचा रहा है। तो हुआ यह है कि एक तरफ तो पूर्वी सीमा, मध्य और पश्चिमी सीमा, ये तीनों देशों का सुरक्षा गठबंधन बनना मेरे ख्याल से एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये एक रक्षात्मक कदम है, ये आक्रामक कदम नहीं है, क्योंकि तुर्की के पास ड्रोन और मिसाइल और डिफेंस सिस्टम जैसे छोटे छोटे हथियार लेकिन वर्ल्ड क्लास हथियार हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास सबसे बड़ा परमाणु हथियार है।
तो दोनों मिल गए हैं तो पूरा इंश्योरेंस हो जाता है, ऐसा मान के सऊदी का जो राजवंश है वो अपनी खुद की सत्ता की सुरक्षा के लिए यह कवायद कर रहा है। ये सऊदी अरब के लोग नहीं कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल से सऊदी राजवंश बहुत बुरे वक्त का इंश्योरेंस निकाल रहा है। ये किसी इफरात में क्या कहते हैं, इफरात का इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये बुरे वक्त का एक तरह से इंश्योरेंस है। पर इस सोच में ना उनकी एक खोट है, ये जो योजना है उसमें खोट है। तुर्की नाटो जैसे दुनिया का सबसे ताकतवर सैन्य गठबंधन का अंग पहले से रहा है। बाद पाकिस्तान को दुनिया की सबसे बड़ी सेना अमेरिका की मदद बहुत पहले से मिल रही है। सऊदी अरब में तो आज की तारीख में अमेरिका के 3000 सैनिक और कम से कम 2 सैनिक बेस आज भी मौजूद हैं। ईरान युद्ध में जब अमेरिका इन सबको ईरान के मिसाइलों से नहीं बचा पाया, तो हमें बताइए ये खुद का छोटा गठबंधन कर लेंगे तो कैसे बचा पाएंगे। असल में इनको ये समझना है कि कोई भी युद्ध संख्या से नहीं जीता जाता, वो साहस और सामान्य ज्ञान से लड़ा जाता है। करेज एंड कॉमन सेंस जिसे कहा जाता है। अभी हमने देखा कुछ दिन पहले कॉकरोच जनता पार्टी, इनके पास कोई संगठन नहीं था, फिर भी मोदी सरकार को सरेंडर करवा दिए। 40 साल से आपने ईरान को दुनिया भर में प्रतिबंध लगा के रखा था, फिर भी ईरान पिछले 6 महीने से 15 मुल्कों के साथ अकेले लड़ भी रहा है और 20 भी पड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो अकेले में भी रहता है ईरान, तो उसके पास एक साहस है और वो अलग थलग भी है। तो स्टेम जैसे सबसे ज्यादा दुनिया का स्टेम एक कहा जाता है सर, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। इसमें आपके देश में जितने ग्रेजुएट्स होते हैं, आपका देश उतना ज्यादा नई चीजों का आविष्कार कर पाता है। दुनिया में 100 लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा स्टेम ग्रेजुएट आज की तारीख में ईरान में आपको मिलते हैं। ईरान के बारे में लोगों की क्या परिकल्पना है पता नहीं, लेकिन डाटा ये बताता है कि ईरान में स्टेम ग्रेजुएट सबसे ज्यादा मिलते हैं। उसका हमने ताजा तस्वीर देख लिया। 6 महीने से वो कहां से मिसाइल किस गुफा से निकालता है पता नहीं, कहां से छोड़ता है पता नहीं, रोज मिसाइल गिराते जा रहा है। इसका मतलब उनके पास ये आविष्कार करने की क्षमता है। मिसाइल हो, सैटेलाइट हो, टारगेटिंग हो, इस क्या इस युद्ध में चाइना और रशिया के साथ उन्होंने पीठ के पीछे मदद नहीं ली क्या? ली है, बिल्कुल ली है, लेकिन सामने से नहीं ली। इसको कहते हैं कॉमन सेंस, समझदारी से उन्होंने ये युद्ध लड़ा है। तो सब कुछ क्या बात है कि सामान्य ज्ञान पर टिका हुआ है। जिसके पास सामान्य ज्ञान होता है वो अपनी ताकत पर भरोसा करता है, जिसके पास सामान्य ज्ञान कम होता है वो धौंस दिखाता है। भाजपा के साथ दिक्कत यह है कि वो धौंस दिखाने के चक्कर में अपना पूरा का पूरा खेल को उसने एक्सपोज कर लिया। क्या था, फाइल थी या इजराइल का क्या था? इजराइल के यहाँ गए, युद्ध शुरू होने से 4 दिन पहले, जिस युद्ध से आपको लेना देना नहीं महाराज, पड़ोस में किसी 4 देश दूर आपके यहाँ युद्ध लड़ रहे, बिना मतलब कि आप इस पक्ष या उस पक्ष में खड़े हो गए। आज हालत यह है कि आपको दुनिया का सबसे महंगा तेल आपको मिल रहा है। अमेरिका आपको रशिया से तेल खरीदने नहीं दे रहा है, जबरदस्ती वेनेजुएला का महंगा तेल दिलवा रहा है। तो ये मेरे ख्याल से भाजपा अपने जो उसका रज्जू सा भ्रम था, वो भ्रम के चलते ये अपने पैर पर उसने ये बहुत बड़ी कुल्हाड़ी मार ली है। बाकी ये जो 3 देशों का ये जो गठबंधन है, मेरे ख्याल से ये बहुत ज्यादा गंभीरता से इसको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो खाड़ी के दूसरे देश हैं ये सब ऑलरेडी इसमें छिटक गए हैं। कोई ईरान के साथ बातचीत कर रहा है कि हम तुमको पैसा दे देंगे, तुम हमको हमला मत करो। ओमान कह रहा है कि हम और तुम समझौता कर लेंगे। इसका मतलब आने वाले समय में खाड़ी के देशों की जो एकता थी और उस एकता को जो सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा प्रदान करने वाला अमेरिका था, ये दोनों सिस्टम क्योंकि अब कोलैप्स कर रहा है, इसीलिए कुछ नया सिस्टम बनने वाला है। वो नया सिस्टम में खाड़ी के जो दूसरे देश हैं, छोटे छोटे देश, वो तो अपने अपने ढंग से व्यवस्था कर रहे हैं। सऊदी में क्योंकि एक अपने आप में राजवंश है, जैसे आपने दिखाया, बहुत बड़ा भौगोलिक रूप से बड़ा क्षेत्र, बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश है, खाड़ी के देशों में सबसे बड़ा देश है, सबसे ज्यादा पैसा है, लेकिन ये पैसा सऊदी के लोगों के पास नहीं है। पर कैपिटा इनकम उनका क्या है पता नहीं, उनकी व्यवस्था राजवंश की है। तो मेरे ख्याल से वो राजवंश अपनी सत्ता को टिकाए रखने के लिए कि कहीं आने वाले समय में जब ये युद्ध खत्म होगा तो ईरान फिर भी इनके ऊपर हमला न करते रहे, ईरान की दादागिरी इन पर न चले, इसीलिए एक तरह का इंश्योरेंस ये लोग ले रहे हैं। लेकिन जहां तक हमारी समझ है, ईरान की एक अपनी संस्कृति है। ईरान कभी भी क्या कहते हैं, धौंस दिखाने वाला या दादागिरी दिखाने वाला देश नहीं है। ईरान को पता है कि आज की तारीख में उसके पास दुनिया का 3रा सबसे बड़ा तेल भंडार और दुनिया का सबसे साफ और सस्ता तेल भंडार ईरान के पास है। ईरान केवल और केवल इस युद्ध में यह चाह रहा है कि ये युद्ध जैसे ही खत्म हो, 40 साल से वो जो दुनिया के पेट्रोल के बाजार से बाहर था, वो पेट्रोल के बाजार में घुस जाए, और जैसे ही वो पेट्रोल के बाजार में घुस गया,
2 साल में वो दुनिया का सबसे अमीर देशों में से एक हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोल सबसे सस्ता और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जिसके पास तेल भंडार है, उसको दादागिरी करके अपना टाइम वेस्ट क्यों करेगा सर? वो अमीर नहीं बन जाएगा, 2 साल में इतना अमीर बन जाएगा कि सब लोग उसके सामने लाइन पे खड़े हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से क्या कहते हैं, कूटनीति और क्या कहते हैं, भू राजनीति इस दिशा में जा रही है, ऐसा मुझे लग रहा है सर।